गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर लतिका एम पांडे, सह आचार्य समाजशास्त्र। आज हम सामाजिक मानवशास्त्र, जो कि आपका समाजशास्त्र विषय का दूसरा प्रश्न पत्र होगा, उसके पाठ्यक्रम के बारे में बातचीत करेंगे कि इस बार आपके सिलेबस में क्या क्या जुड़े हुए हैं। इकाई प्रथम की बात करें तो इकाई प्रथम 3 भागों में विभक्त है। पहला, सामाजिक मानवशास्त्र, परिभाषा, प्रकृति और क्षेत्र। इसके अंतर्गत हम यह देखेंगे कि सामाजिक मानवशास्त्र क्या है, इसकी परिभाषा क्या है, मानवशास्त्र किन 2 शब्दों से मिलकर के बना है, क्या इसकी प्रकृति विज्ञान है या नहीं है, उसके बारे में बातचीत करेंगे। और अध्ययन क्षेत्र इसका क्या है। मुख्य रूप से अगर हम बातचीत करें तो हम मानव शास्त्र के अंतर्गत आदिम समाज का अध्ययन करते हैं। अब आदिम समाज में किन चीज़ों का अध्ययन करते हैं, यह हम देखने का कार्य इसके अंतर्गत करेंगे। इसी इकाई में दूसरा है आपका जनजाति की अवधारणा, जनजाति तथा जाति। अर्थात आदिम समुदाय जो है वह क्या है, किस प्रकार से वह जाति से भिन्न है, दोनों में क्या अंतर है, जाति और जनजाति दोनों की अपनी क्या विशेषताएं हैं और किन आधारों पर हम इनमें अंतर कर सकते हैं, उसको देखने का प्रयास इसके अंतर्गत करेंगे। तीसरा, संस्कृति। संस्कृति का अर्थ और उसकी परिभाषा कि संस्कृति क्या है। सामान्य भाषा में हम कहते हैं कि जीवन जीने का तरीका हमारे संस्कृति है। तो आदिम समाज में यह जीवन जीने का तरीका कौन सा था, किस प्रकार का था, उसकी बातचीत करेंगे, उसकी विशेषताओं को देखेंगे और संस्कृति विकास के संवर्धन के नियम देखेंगे कि संस्कृति कैसे विकसित हुई, कहाँ पर इसका उदय हुआ और फिर यह कहाँ से आगे बढ़ती चली गई या इसका फैलाव कैसे हुआ, एक जगह से संस्कृति दूसरी जगह तक फैली या नहीं फैली, उसका अध्ययन हम इसके अंतर्गत करेंगे। तो यह आपकी पहली इकाई मानी जाएगी। दूसरी इकाई के अंतर्गत सबसे पहले है सामाजिक संरचना, विवाह, परिवार और नातेदारी। अर्थात समाज की जो संरचना है वह परिवार के ऊपर आधारित है। परिवार सबसे छोटी इकाई के रूप में देखी जाएगी। तो विवाह, परिवार और नातेदारी, इनको देखेंगे। विवाह क्या है, विवाह का स्वरूप आदिम समाज में कैसा था, किस प्रकार से जीवन साथी चुनने के तरीके विद्यमान थे, परिवार का स्वरूप क्या रहा, किस प्रकार से उन्होंने कार्य किया, उसको देखेंगे। और नातेदारी व्यवस्था, सामान्य रूप में नातेदारी व्यवस्था नातेदार हम उनको कहते हैं जो हमारे रिश्तेदार हैं, संबंधी हैं। उन संबंधियों का महत्व आदिम समाज में बहुत अधिक माना गया। तो हम उसके ऊपर चर्चा करेंगे कि वहाँ पर किस प्रकार के संबंधियों के आपस में नियम हुआ करते थे, एक दूसरे से संबंध किस प्रकार निभाए जाएंगे, उन सारी चीज़ों को हम यहाँ पर देखने का प्रयास करेंगे। विवाह और परिवार, तो विवाह के स्वरूप जनजातियों में जो आज हमको देखने को मिलते हैं वैसे प्रारंभिक रूप में नहीं थे। उनका स्वरूप धीरे धीरे परिवर्तित हुआ और जैसे जैसे विवाह के स्वरूप परिवर्तित होते गए, परिवार का स्वरूप भी परिवर्तित होता गया। तो विवाह, उसके विभिन्न स्वरूप, जनजातियों में जीवन साथी चुनने के तरीके, परिवार, परिवारों के स्वरूप, परिवारों का कार्य, परिवारों के विकास का सिद्धांत, इन सब चीज़ों को हम इसके अंतर्गत देखेंगे। नेक्स्ट आ जाएगा जनजातीय समाज में जादू तथा धर्म। किसी भी समाज में देखा जाए तो ये एक आस्था के साथ में जुड़े हुए विषय हैं। जनजातीय समाज में जादू का महत्व रहा, क्योंकि जब समाज के अंतर्गत हम कहते हैं कि व्यक्ति अलौकिक शक्ति के सामने नतमस्तक होकर के कार्य कर रहा है तो धर्म का उदय हुआ। लेकिन जब वह अपने वश में उसे करके कार्य करने का आदेश देता है तो जादू की बात हम करते हैं। तो हम देखेंगे कि आदिम समाज में जादू किस प्रकार के हुआ करते थे और धर्म का विकास वहाँ पर कैसे हुआ और क्या व्यवस्था वहाँ पर देखी जा रही है। नेक्स्ट है आदिवासी आर्थिक तथा राजनैतिक
व्यवस्थाएं। आदिम समाज में हम देखें तो प्रत्येक समाज या प्रत्येक समूह जो था वह अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति स्वयं करता था। तो कोई ना कोई आर्थिक गतिविधियां वहाँ पर रहती थी। तो ये जो समुदाय हैं ये किस प्रकार की आर्थिक गतिविधियां करते थे, आर्थिक क्रियाएं करते थे, किस प्रकार से दूसरे समूहों के साथ आर्थिक संबंध होते थे, उनकी बातचीत हम यहाँ पर करेंगे। इसके साथ ही राजनीतिक व्यवस्थाएं। तो हम देखेंगे कि यहाँ पर इनकी जो राजनीतिक व्यवस्था थी वह किस प्रकार की राजनीतिक व्यवस्था जो है वह किस प्रकार की है, अर्थात सत्ता जो थी वो किस प्रकार यहाँ पर काम करती थी। मुख्य रूप से देखा जाए तो यहाँ पर एक मुखिया होता था और कुछ दूसरे लोग होते थे जिसके माध्यम से सारी व्यवस्था संचालित होती थी। इकाई तीसरी या तृतीय इकाई, इसके अंतर्गत हमारे पास जो चीज़ें हैं वो है जनजातीय लोगों की समस्याएं। हम देख रहे हैं कि आज भी आदिम समाज या जनजातीय समाज है वह कई प्रकार की समस्याओं से जूझ रहा है। तो उन समस्याओं के बारे में हम बातचीत करेंगे। तो जनजातीय लोगों की समस्या में सबसे पहले गरीबी, निरक्षरता और ऋणग्रस्तता। गरीबी आज भी हम देख रहे हैं भारत के अंतर्गत दूसरे जो समुदाय हैं उनमें भी है। अशिक्षा का अभाव जनजातीय समुदाय के साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन पिछले सालों में वह कुछ कम होता हुआ देखा है। लेकिन ऋणग्रस्तता की जो समस्या है वह सबसे ज़्यादा वहाँ पर है, क्योंकि शिक्षित नहीं है तो इनके ऊपर यह भार अधिक देखा जा रहा है। उसके बाद जनजातीय आंदोलन, उपनिवेशकालीन तथा स्वतंत्रता पश्चात। जनजातीय समुदायों ने अपनी संस्कृति को बनाए रखने के लिए, अपनी अलग समुदाय की पहचान को बनाए रखने के लिए अनेक प्रकार के आंदोलन किए हैं। जैसे राजस्थान में हम देखें तो गोविंदगिरी है, मोतीलाल तेजावत का है, भीलों ने अपने लिए किया है। आसाम के अंतर्गत जनजातीय आंदोलन हुए हैं। इसी प्रकार से बिहार की जनजातियों ने अपने लिए आंदोलन किए हैं। नागालैंड के अंतर्गत आंदोलन हुए हैं। तो इन आंदोलनों का कारण क्या था और इन आंदोलनों से क्या परिणाम निकल कर के सामने आया, उसकी चर्चा हम यहाँ पर करेंगे। तो उपनिवेश काल अर्थात ब्रिटिश काल के दौरान क्या स्थिति रही और उसके बाद स्वतंत्रता जब हासिल हुई तो क्या आंदोलन हुए और उनके क्या कारण थे, इसकी चर्चा हम यहाँ पर करेंगे। लास्ट है राजस्थान की जनजातियाँ, भील, मीणा और गरासिया। तो राजस्थान में और भी जनजातियाँ निवास करती हैं, लेकिन हम मुख्य रूप से 3 जनजातियों की बात करेंगे। भील संपूर्ण भारत में देखा जाए तो सर्वाधिक संख्या में है, लेकिन राजस्थान में यह दूसरे नंबर पर है। तो भीलों का रहन सहन, उनका सामाजिक परिवेश, सांस्कृतिक परिवेश किस प्रकार का था, आर्थिक कार्य क्या करते, उन सब की चर्चा करेंगे। इसी प्रकार से मीणा समुदाय जो है वह राजस्थान में जनसंख्या की दृष्टि से सबसे ज़्यादा है, लेकिन विश्व में, भारत में यह दूसरे स्थान पर है। गरासिया है, इनके बारे में अध्ययन करेंगे। राजस्थान की यह तीसरी प्रमुख जनजाति है। तो हम तीनों ही जनजाति का सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जो जीवन है और इनकी संस्कृति है वह किस प्रकार की है, वह इन पेपर में बातचीत करेंगे। ये पेपर की बात है। आपको सबको पता है कि आपका सिलेबस जो है वह इसके अंतर्गत है और किस प्रकार का प्रश्न जो है, अभी तक प्रश्न पत्र का जो पैटर्न आपका रहा है वह आप सबको पता है। उसी के आधार के ऊपर हम इनका अध्ययन करने का प्रयास करेंगे। ये पूरा सिलेबस है। अगर इसमें आपको अभी भी कोई चीज़ नहीं समझ आ रही, कहीं किसी प्रकार का कन्फ्यूज़न है, तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं और मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।